हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेडब्ल्यू केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धांसू, एक और धमाकेदार सेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो नया चैप्टर का हमने आगाज किया था पिछले वीडियो में, उसका सेकेंड टॉपिक। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था। हमने देख लिया था कि भाई जो मैटर होता है वो तीन स्टेट्स में क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी, कितनी ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसके आधार पे। और वो तीन स्टेट्स होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट, जिसमें अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे गैसियस स्टेट के साथ, यानी कि हम चर्चा करेंगे गैसियस स्टेट की। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की जो चार मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। चार कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। मास को कहना चाहिए मोल्स, क्योंकि वहां एक्चुअली मास डायरेक्ट नहीं आएगा, मोल्स के रूप में आएगा। तो उसमें से प्रेशर गैस का क्या होता है, एक बात, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, दूसरी बात, और उसकी यूनिट क्या होगी, तीसरी बात। ये तीन बातों को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि डेफिनेशन, यूनिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। एंड देन सून इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसकी डीपीपी को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे जहां पर प्रेशर के ऊपर कई बार हम जो सवाल होंगे उनको अप्लाई करेंगे, जो थ्योरी हमने पढ़ी है उन डीपीपी को सॉल्व करेंगे। और जब डीपीपी होगी, हर टॉपिक के बाद डीपीपी आपको यहां पर मिलेगी आईआईटी मॉड्यूल में, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी जहां पर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, पूरे चैप्टर से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। यानी कि पिछले कुछ सालों में जो आईआईटी में इससे क्वेश्चंस आए या इससे जो कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आए, उन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आईआईटी जेईई के मॉड्यूल में मिलेगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया प्रेशर क्या होता है, गैस का प्रेशर क्या होता है, कैसे वो एग्जर्ट करता है। तो याद करें अपनी 8th क्लास को, 9th क्लास को, जहां पर आपने प्रेशर के बारे में एक टर्म पढ़ा था कि प्रेशर इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। प्रेशर बेसिकली क्या होता है, आपने ये टर्म पढ़ा था, प्रेशर इज बेसिकली इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। तो प्रेशर को आप बोल दोगे फोर्स अपॉन एरिया, तो इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाओगे वो एक्चुअली प्रेशर होता है। और यूनिट एरिया आप 1 मीटर स्क्वायर कह सकते हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो। अगर स्टैंडर्ड यूनिट रखते हो तो न्यूटन होता है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो यहीं से प्रेशर की यूनिट बन जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रेशर की बात है, ये तो नॉर्मल प्रेशर का खेल है। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको बचपन की किताबों में देता था, वो एक आदमी बना देते थे एक हैमर के साथ, और वो एक कील को उसमें हैमर्ड कर रहा होता है, कील को उसमें कहीं दीवार में ठोक रहा होता है, तो वो उसको हैमर्ड कर रहा होता है। तो उस कील जो जा रही है वो एक फोर्स लगा रही है, जब भी वो हैमर कर रहा है तो कील से एक फोर्स लग रहा है ऑन अ यूनिट एरिया। वो जो कील का जो एरिया है, हम मान लेते हैं जो पॉइंटेड साइड है वो एक यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बल्कि वो तो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी छोटा, बट उसको एक यूनिट डायमेंशन मान लेते हैं। तो वहां पर वो प्रेशर अप्लाई करेगा विच इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। तो वो यूनिट एरिया पर ये लग जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज प्रेशर। इसे आप प्रेशर कहते हो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज प्रेशर। लेकिन अब गैस में वो प्रेशर क्या होगा, वो तो हमने समझ लिया कि ठीक है, एक सॉलिड नेल, आयरन नेल है, उसको हैमर किया तो उसका जो फोर्स लगा यूनिट एरिया पे वो प्रेशर है। लेकिन गैस के टर्म्स में वो प्रेशर क्या होगा? तो अगर गैस के टर्म्स में बात करें, अगर हम गैस के टर्म्स में बात करें, तो हमने ये मान लिया कि भैया गैस जो है वो एक कंटेनर में है। हमारे पास वो जो गैस है वो एक कंटेनर में है। सपोज करो हम ये कंटेनर बना रहे हैं, तो वो जो बेसिकली गैस है वो मान लेते हैं कंटेनर में है।
यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर बनाने की कोशिश कर रहे थे तब से, जो कि ऑलमोस्ट अब बन गया है। तो ये कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने गैस को भर दिया, कोई भी गैस ले ली और उस गैस के मॉलिक्यूल को भर दिया। तो सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल को भर दिया। अब सवाल उठता है कि इसका प्रेशर क्या होगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो गैस होगी ये कंटेनर के किसी वॉल पर, वॉल से टकराएगी कोलिजन से, क्योंकि हमें पता है गैस के पास जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी possessed inside them, which due to which they hold together with other molecules, like intermolecular force of attraction वाली एनर्जी से कहीं ज्यादा होगी थर्मल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स लगातार घूमते रहेंगे। तो जो एक मॉलिक्यूल होगा वो कुछ प्रेशर लगाएगा इस कंटेनर पर। कैसे? क्योंकि वो मॉलिक्यूल टकराएगा, कोलिजन करेगा, और कोलिजन करेगा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वॉल्स ऑफ द कंटेनर समझ गए? पूरी की पूरी कंटेनर की दीवार। सपोज करो ये कंटेनर की दीवार है, ये एक पूरी दीवार मान लेते हैं। तो इस कंटेनर की दीवार से वो क्या लगाएगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा। ये कंटेनर की जो दीवार है इस पर वो एक प्रेशर अप्लाई करेगा, इस कंटेनर की दीवार पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, और इस पर जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा, जब इस दीवार पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि वो कोलिजन करेगा, इसका कोई एरिया होगा। सपोज करते हैं इसका एरिया ए है, तो ए एरिया पर एफ फोर्स लग रहा है इस गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ये मॉलिक्यूल इस पर एक फोर्स लगाएगा एफ नाम का। तो ए एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर, ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनर will have F force acting, will have F force acting। तो F फोर्स लग रहा है उस एरिया के कंटेनर पे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहां पर एक F फोर्स लगाएगा, और एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ले रहा है। अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो टोटल फोर्स लगेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल अगर मान ले तो वो इससे कोलिजन करेगा, और कोलिजन करके ए एरिया पर, ये पूरा एरिया मान लेते हैं कि ए है, ये पूरा एरिया इसका मान लेते हैं कि वो एरिया ए है, तो ए एरिया पर एफ फोर्स लग रहा है। तो भैया यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, यूनिट एरिया पर, यूनिट एरिया अगर हो जाएगा, यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स अगर हो जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए इतना फोर्स लगेगा यूनिट एरिया पर। दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, इतना फोर्स लगेगा। और हमें पता है इतना जो फोर्स लगता है यूनिट एरिया पर उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। तो यही हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू प्रेशर। तो यहां से प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इट्स यूनिट। लेकिन हम और भी यूनिट्स अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये वो फोर्स होगा जो एक यूनिट एरिया में वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लग रहा है, और जो फोर्स यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लगेगा उसे हम बोल देंगे कि उतना प्रेशर लगेगा। सो दैट इज हाउ द प्रेशर ऑफ गैस कैन बी डिटरमाइंड, और दिस इज हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी ऑब्जर्व्ड, नॉट डिटरमाइंड। इस तरीके से ऑब्जर्व होगा। तो ये प्रेशर होगा गैस का जो ऑब्जर्व होगा, जो इस वॉल पर। ऐसे हर मॉलिक्यूल लगाएगा एक फोर्स यूनिट एरिया पर, हर मॉलिक्यूल एक फोर्स लगाएगा, तो देयर विल बी टोटल प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन दिस कंटेनर। और वो जो टोटल प्रेशर होगा उस कंटेनर पर जो एक्सर्ट करेगा वो एक टोटल एरिया पर एक्सर्ट करेगा। अगर हम यूनिट एरिया पर निकाल लेंगे तो वहां पर आपका पूरी गैस का एक प्रेशर आ जाएगा, तो वो गैस का प्रेशर होगा। दिस इज हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी कैलकुलेटेड। सो प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सिस्टम अगेंस्ट यूनिट एरिया ऑफ इट्स बाउंडिंग सरफेस। यूनिट एरिया ऑफ इट्स बाउंडिंग सरफेस क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको कंटेनर में रख दिया तो उस कंटेनर के सरफेस उसका बाउंडिंग सरफेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस कंटेनर के सरफेस से बाहर वो गैस नहीं जा सकती। अगर मैंने उसे एक कंटेनर में एनक्लोज किया है तो इंश्योर करेंगे कि उस कंटेनर से बाहर वो गैस नहीं जा सकती, ना जाएगी, तो वो उसके अंदर ही रहेगी। तो उस सरफेस के पर जो वो फोर्स लगाएगी,
क्योंकि गैस तो चाहती है जाना, वो तो सरफेस क्योंकि कवर्ड है, पूरा कंटेनर एनक्लोज्ड है, इसलिए वो गैस बाहर नहीं जा पाएगी। तो गैस मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसके यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो उस गैस का प्रेशर होगा। सो दिस इज हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब इसको डिटरमाइन ऐसे नहीं करेंगे कि यहां पर अपन ने कुछ हाथ रख लिया और बोला हाँ दबाव आ तो रहा है, फील तो हो रहा है, ऐसा कोई प्रेशर में कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैस भी इस तरीके से प्रेशर लगा सकती है और लगाती है। क्लियर हो गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे और चर्चा करेंगे इसकी। तो ये अभी अपन को समझ में आया कि भैया जो प्रेशर लगेगा गैस का वो कैसे लग सकता है, ठीक है। और वो इस तरीके से लगेगा कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर के यूनिट एरिया पर जो मॉलिक्यूल टकराएगा क्यों? थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कंटेनर से टकराएगा, मॉलिक्यूल खुद से भी टकराएंगे, आपस में भी कोलिजन होगा, लेकिन आपस में कोलिजन के साथ साथ कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे। और हमें जो प्रेशर डिटरमाइन करना है वो कंटेनर से ही डिटरमाइन करना है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में टकराकर कितना प्रेशर लगा रहे हैं ये नहीं निकाल पाएंगे, तो वो हम लोग निकालेंगे जो कंटेनर में। और वो कंटेनर को एक सिस्टम मान लिया। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ गैस। ये सिस्टम किसका बना है? गैस का। तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर ऑफ गैस। नाउ एसआई यूनिट में जो प्रेशर होगा उसको हम पास्कल से डिनोट करेंगे, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वो अभी हमने देख लिया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट आई थी, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कह देते हैं। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कह देते हैं, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लेकिन हमारे जो गैस का प्रेशर है उसको जनरली हम पास्कल में नहीं निकालते, उनको हम अदर यूनिट्स में निकालते हैं, जैसे बार, किलो पास्कल और मेगा पास्कल। इनफैक्ट एटीएम में भी निकालते हैं, बट दिस इज बार, किलो पास्कल और मेगा पास्कल। नाउ 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो एक बार है बेसिकली वो कितना है? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक बार की वैल्यू है, मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन अगर लगता है तो फिर 1 लाख न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगता है अगर इतना फोर्स, तो हम कहेंगे 1 बार प्रेशर लग रहा है। 1 लाख न्यूटन, 10 की पावर 5 मींस 1 लाख। अगर इसको हम लोग करें तो 100 किलो न्यूटन बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। तो 1000 न्यूटन अपन किलो में कन्वर्ट कर लिए, तो फिर बचेंगे सिर्फ 2, क्योंकि 10 की पावर 5 में 3 जीरो तो चलेगा किलो में, तो 2 जीरो बचेंगे, मतलब 100 किलो न्यूटन। तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बिकम किलो पास्कल, क्योंकि ये तो होता है पास्कल, ये हमें पता था। तो हम इसको कह सकते हैं 100 किलो पास्कल। सो दिस विल बिकम 100 किलो पास्कल। तो ये 100 किलो पास्कल हो जाएगा 1 बार की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज 1 बार। और 1 बार 1 किलो पास्कल, ये कन्वर्जन आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, क्योंकि आपको जनरली प्रेशर जो देंगे वो पास्कल में देंगे या किलो पास्कल में देंगे, तो आपको उसको खुद से कन्वर्ट करना है किसमें? बार में, या बार में दे दिया जाए तो किलो पास्कल मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो ये चीजें आपको यहां पर कैलकुलेशन आएगा। तो एक बार के अंदर याद रखना 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल्स होते हैं। सो वी हैव 1 बार प्रेशर अगर है, 1 बार अगर प्रेशर है तो इट कंटेन्स 10 की पावर 5 पास्कल, और वी कैन से 100 किलो पास्कल्स, और वी कैन से 100 किलो पास्कल्स। तो 10 की पावर 5 पास्कल्स बोल दो या 100 किलो पास्कल्स बोल दो, दैट विल बी इक्वल टू 1 बार। तो 1 बार जो होगा वो इसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि इसके अलावा भी कई यूनिट्स होती हैं, जो 1 बार होता है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में भी नापा जाता है, वो यूनिट भी देख लें। 1 बार बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg में नापा जाता है, और एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm में भी होता है। तो दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 atm होता है, विच इज इक्वल टू 1.02 बार, नॉट एग्जैक्टली 1 बार, हल्का सा 1 बार से ज्यादा होगा, दैट इज 1.02 बार। तो जब 1.02 बार होंगे तब जाकर 1 atm आना जाएगा, 0.02 का डिफरेंस रहेगा, तो 1.02 बार। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, क्योंकि जब हम प्रेशर को अभी मेजर करने के लिए देखेंगे, एक यूट्यूब डिवाइस होता है मैनोमीटर, उसमें मर्क्यूरी होता है, और उसमें जो स्केलिंग्स होती है वो मिलीमीटर में होती है।
तो किसी भी गैस का प्रेशर, अभी आगे पढ़ेंगे, किसी भी गैस का प्रेशर नापने के लिए हम देखते हैं कि भैया वो मर्क्यूरी कितना डिस्प्लेस हो गया। मतलब मर्क्यूरी पहले अपनी स्केलिंग पर था, एक फिक्स स्केलिंग पर था। जैसे कोई चीज लगाई जिसके अंदर गैस थी, कोई सिस्टम लगाया जिसके अंदर कोई गैस था, मान लो कोई बैलून लगा दिया फिल्ड विथ एयर, तो सडनली वो मर्क्यूरी जैसी बैलून लगेगा फिल्ड विथ एयर वाला डिस्प्लेस हो जाएगा, मर्क्यूरी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कितना मर्क्यूरी डिस्प्लेस हुआ वो उसका प्रेशर दे देगा आपको। अभी वो आगे तरीका आएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे अभी हम, वो पूरा डिस्कशन का हमारे पार्ट है। लेकिन वो मर्क्यूरी कितना डिस्प्लेस हो जाएगा वो आपका प्रेशर दे देगा। तो जब 1 एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि वायुमंडल में जो हवा है, वायुमंडल में जो हवा है वो जो प्रेशर लगाती है, तो उसमें वो मैनोमीटर का मर्क्यूरी कितना डिस्प्लेस करेगा। सो द आंसर इज 760 mm of Hg, which is equal to its atmospheric pressure, which is equal to 1 atm और 1.02 बार। अब सवाल ये उठता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो इट्स अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। सर मतलब भैया तुम्हारे आसपास एटमॉस्फेयर जो है उसमें एयर है कि नहीं है? सर एयर तो है तभी तो हम जी पा रहे हैं, नहीं तो ऑक्सीजन कहां से मिलता। बिल्कुल सही बात। तो भैया वो जो एयर है वो क्या एक जगह रुकी हुई है कि रैंडम मोशन कर रही होगी? उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रही होगी, क्योंकि एयर है मतलब गैस है, और गैस है तो रैंडम मोशन कर रही होगी। क्या वो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे? बिल्कुल टकरा रहे होंगे। क्या वो जिस कमरे में तुम बैठे उस कमरे की दीवारों से टकरा रहे होंगे? बिल्कुल टकरा रहे होंगे। क्या तुम बैठे हो कमरे के अंदर तो क्या मॉलिक्यूल तुमसे भी टकरा रहे होंगे? बिल्कुल टकरा रहे होंगे। तो तुमसे टकरा रहे होंगे तो तुम पर वो फोर्स लगा रहे? सर लगा तो रहे होंगे, लेकिन लगता, हाँ तो वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम है इसलिए तो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम है इसलिए तो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम एकदम से तुमको गैस का मॉलिक्यूल टकराया और तुम गिर गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ ऐसा भी तब होता है जब तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो तो हवा सामने से आ रही है, तुम ऐसे पीछे उड़ते हुए जाते हो, कभी कभी होता है ना, तो वो प्रेशर उस समय ज्यादा हो गया उस गैस का। लेकिन इतना कंफर्म समझ में आ गया हमको कि जिस रूम में हम बैठे हैं, जिसमें एयर है, जिसमें एक एटमॉस्फेयर है, वो हम पर एक मॉलिक्यूल पर एक फोर्स लगा रही है, 100% फोर्स लगा रही है। एंड दैट फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। वो हमारी बॉडी के किसी यूनिट एरिया पर लगेगा, मतलब वो एटमॉस्फेरिक एयर हम पर एक प्रेशर लगा रही है। फील नहीं होगा लेकिन लगा रही है, कंफर्म बात है। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो सिर्फ तुम पर नहीं, जो भी चीजें उस रूम में रखी होंगी, जो भी चीजें उस एटमॉस्फेयर में रखी होंगी, उन सब पर, उन सब मैटर पे लग रहा होगा। सो दैट इज इक्वल टू 760 mm of Hg, जिसको हम 1 atm भी कह सकते हैं और 1.02 बार भी कह सकते हैं। ये होता है प्रेशर्स। ठीक है, अब हमको 1 बार पता है 10 की पावर 5 पास्कल है, तो उस हिसाब से हम एटीएम को कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक एटीएम में कितने पास्कल्स होंगे। ऑल दीज कन्वर्जन्स कैन बी डन, बट यस दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बात करते हैं। प्रेशर आर ऑल्सो स्टेटेड इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बात कर चुके हैं ये। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 mm of Hg, विच इज इक्वल टू 1.01325 बार। दिस इज 1.0325 बार। मैंने 1.02 कर दिया बिकॉज इफ वी मेक दिस एज राउंड ऑफ फिगर, तो वो राउंड ऑफ के हिसाब से 1.02 बार हो जाएगा। सो इट विल बी 1.02 बार राउंडिंग ऑफ रूल के हिसाब से, तो ये 1.02 बार हो जाएगा। सो 1 बार इज इक्वल टू 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101 वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता था 1 atm, बट दिस इज 1 बार, मतलब 1 बार विल बी 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1.0332 kgf अपर सेंटीमीटर स्क्वायर। kgf इज किलोग्राम फोर्स, अनदर यूनिट ऑफ फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स जो होगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 1.0332। अब kgf में मत याद रखना बिकॉज kgf फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, हमें kgf का ज्यादा काम नहीं है। किलोग्राम फोर्स बोलते बेसिकली उसको, बट वो हमें ज्यादा काम नहीं है। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटीएम, बार और mm ऑफ Hg, ये 5 यूनिट हमारे काम की है। तो प्रेशर की 5 यूनिट कौन कौन सी हमारे काम की है? एक mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कई बार वही सेंटीमीटर ऑफ Hg आता है तो cmHg, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कुछ नहीं जितना मिलीमीटर में हुआ है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो cmHg आ जाएगा, या फिर बार, या फिर एटीएम, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी खैर बहुत कम आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल। ठीक है, जनरली ऊपर की जो 4 है वो यूनिट्स होती हैं गैस की, जो मेन हम प्रेशर यूनिट्स मानते हैं। ठीक है, गैस के प्रेशर यूनिट्स।
So 1 kilonewton per meter square can be written as 10 की power 3 Newton per meter square. So this is 10 की power 3 Newton per meter square, which is equal to 10 की power 3 into kg upon 9.8 into 10 की power 4 centimeter square. ये kg उसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने ग्रेविटी के हिसाब से. तो 10 की पावर 3 न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां पर मास कितना रख लिया? अगर 10,000 था तो 1000 ग्राम, सॉरी केजी, 1000 केजी अपॉन 9.8, तो इंटू 9.8, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रखा? 9.8, तो 9.8 रख दिया. सो यू विल गेट दिस इज 1/98 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम फोर्स में. और 101.325, ये 101.325 क्या था? इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था. तो इसको kgf में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 1.0332 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बताया कि कैसे kgf, ये 101.325 कितने kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये वाले रिलेशन को डेराइव किया हुआ है. ठीक है, तो आपको पता है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है. अब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज 1/98. 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1/98 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 98 से इसको डिवाइड कर देंगे या 1/98 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 1.0332 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये kgf में यूनिट है. ये 101.325 जो यूनिट है ये उसकी 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, जो कि 1 बार के इक्वल है. ये सभी कुछ 1 बार के इक्वल है. किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, ये सब वैल्यूज जो दी गई हैं 1 बार के इक्वल दी गई हैं. तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इट इज 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इन kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज 1.0332 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. This is all equal to 1 bar, and 1.02 bar will be equal to 1 atm, not 1 bar. 1.02 bar will be equal to 1 atm. ठीक है, लेकिन मोटा मोटे रूप में हमको ये 4 यूनिट्स तो याद रखनी है. ठीक है, ये 4 यूनिट्स तो हमें याद रखनी है. ये 4 यूनिट्स हमारे काम की सबसे ज्यादा है. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम और आगे बात करते हैं, इस पे प्रेशर पे और बात करते हैं. तो ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन. ठीक है, तो यहां पर 1 बार के इक्वल ये सारी चीजें होंगी. इसमें सिंपल अगर बेसिक कंसेप्ट अपने को ये देखना है, फिजिक्स का हालांकि पूरा कंसेप्ट है कि हमें पता है कि 1 किलोग्राम फोर्स क्या होती है. 1 किलोग्राम फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू 1 kg ऑफ मास, फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ 1 kg ऑफ मास. तो फोर्स हमें पता है बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी ले लेंगे तो मास हो जाएगा 1 kg, एक्सेलरेशन हो जाएगा 9.8. ठीक है, तो 1 kgf में 9.8 न्यूटन फोर्स होता है. 9.8 क्यों? क्योंकि मास तो 1 kg हो गया, तो 1 kg इंटू 98 मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा, तो 9.8 न्यूटन. तो 1 न्यूटन में कितना हो जाएगा? 1/9.8 kgf. 1/9.8 kgf 1 न्यूटन का ये फोर्स है. तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1/9.8 kgf फोर्स, किलोग्राम फोर्स, उतना फोर्स है 1 न्यूटन में. और वही चीज हमने यहां पर करी है. तो 1/9.8 हमने यहां पर कर दिया, और फिर यहां पर मीटर स्क्वायर था जिसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव दैट 10 की पावर 4. तो 10 की पावर 4 भी आपका आएगा, तो दैट विल बिकम 1/98 इंटू kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी फाइनली वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपको वैल्यू आपने रखनी है 1 किलो न्यूटन, और ये किलो न्यूटन को आपने कंपेयर किया तो ऊपर 10 की पावर 3 भी था, तो किलो न्यूटन के हिसाब से आप ये चलोगे, नॉट न्यूटन के हिसाब से. इट विल बी किलो न्यूटन, क्योंकि 1 बार जो होता है वो इतने किलो न्यूटन के बराबर होता है, 101.325 किलो न्यूटन. तो फिर अपन ने 9.8 से क्या करा? मल्टीप्लाई करा 101.325 को 1/9.08 से मल्टीप्लाई करा. सो यू विल गेट दिस एज 1.0332 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पूरी तरीके से हमारा वैल्यू आएगा. क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं. बट अगेन बार बार बोल रहा हूं, 4 यूनिट्स जो आपको प्रेशर की याद रखनी है वो ये 4 याद रखनी है. किलो न्यूटन kgf में ज्यादा आता नहीं है. ठीक है, वो फिजिक्स में हम लोगों को मिलेगा. नाउ प्रेशर कैसे नापा जाएगा, और इसमें एक टर्म बार बार यूज होगा जिसको कहेंगे गेज प्रेशर. तो वो गेज प्रेशर क्या होगा उसकी भी हम चर्चा करते हैं. सबसे पहले द प्रेशर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर.
सिस्टम का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या अंतर है? वॉट एवर इज द डिफरेंस इन द प्रेशर दे आर हैविंग, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। सिस्टम का प्रेशर बोले तो भैया जो गैस जो आप लेकर बैठे हो उस गैस का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दैट विल बी कॉल्ड एज गेज प्रेशर। दैट विल बी कॉल्ड एज गेज प्रेशर। सो द प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर परफेक्ट वैक्यूम से उसको रिलेट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर जो हो गया उसमें दो चीजें आ गई, एक गेज प्रेशर आ गया और एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ गया। सो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गेज प्रेशर बेसिकली होता क्या है, पहले हम गेज प्रेशर समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक कंटेनर है, हमारे पास यहां एक कंटेनर है, छोटा कंटेनर है यहां पर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंटेनर हम बना रहे हैं, ये हमने एक छोटा सा कंटेनर बनाया, ठीक है। इसके अंदर हमने एक गैस फिल करी हुई है, देयर इज अ सर्टेन गैस विच इज फिल्ड इनसाइड इट। तो उस गैस का एक प्रेशर होगा जो उसके इस सिस्टम का प्रेशर माना जाएगा, क्योंकि सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ गैस। सो देयर मस्ट बी अ प्रेशर of the gas, pressure of gas, ठीक है, जो सिस्टम का प्रेशर माना जाएगा। फिलहाल मैं उसको PG बोल देता हूं बिकॉज दैट्स अ प्रेशर ऑफ गैस, इट्स अ PG। देन देयर इज एन एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इट, then there is atmosphere surrounding it which again consists of certain gases। यहां पर एटमॉस्फेयर है जिसके पास अगेन गैसेस होंगी कुछ, this is atmosphere, so this atmosphere will have its own pressure, that is called as atmospheric pressure, जिसकी चर्चा पिछले स्लाइड में काफी अलग अलग यूनिट्स में हमने करी है। जो 1 atm होता है 1.02 बार होता है, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, 1.03325 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। वो अलग अलग प्रेशर की यूनिट्स थी, बट ऑल ऑफ दोज वर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट्स। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया जिसको थोड़ी देर के लिए मैं PA मानता हूं, और फिलहाल उसको मैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मानता हूं, क्योंकि मेरे लिए जो कॉमन यूनिट्स है वो या तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 1/10 का डिफरेंस होता है, तो दैट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये PA है। अब एक्चुअली इसका गेज प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर ऑफ द गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है दैट विल बी गेज प्रेशर। तो भैया गेज प्रेशर क्या होगा, अपन उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेज प्रेशर विल बी इक्वल टू डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस होगा? प्रेशर ऑफ द गैस का माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो इट विल बी प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस हमने क्या मानकर रखा है? PG, तो PG माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट विल बी PG माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है गेज प्रेशर का फॉर्मूला। तो गेज प्रेशर में क्या करना पड़ेगा हमको? गैस का प्रेशर माइनस करना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हमको गेज का प्रेशर आ जाएगा। मतलब जो गैस का प्रेशर है वो आपका होगा, माइनस करोगे आप बाहर से लगने वाला फोर्स, क्योंकि अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो गैस का हो गया, बाहर से जो अपोज कर रहा है, जो अपोजिंग प्रेशर है वो किसका प्रेशर हो गया? वो गेज का, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया। तो अंदर का प्रेशर पहले बाहर वाले प्रेशर को नलीफाई करेगा, बाहर वाला बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो सिस्टम का प्रेशर होगा और वही गैस प्रेशर होगा। मतलब सिस्टम का प्रेशर जो इफेक्टिव प्रेशर होगा कहना चाहिए। सिस्टम का प्रेशर पूरा PG है, लेकिन उसमें से कुछ खर्च हो गया कहां? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर करने में, क्योंकि एक फोर्स यहां से लग रहा है तो एक फोर्स भाई साहब बाहर से भी तो लग रहा होगा। अंदर से बाहर लग रहा है गैस का प्रेशर, बाहर से अंदर लग रहा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर कुछ फाइट कर रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में, तो वो डिफरेंस निकालकर आपको गेज प्रेशर करना है। और ऐसा भी हो सकता है गेज प्रेशर नेगेटिव आए,
वो कब होगा? जब अंदर की गैस बिल्कुल सक्षम ही नहीं थी, किसके सामने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सामने। तो मतलब अंदर का जो प्रेशर था गैस का वो बहुत कम था और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था। तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा हो गया और पीजी वाला पार्ट छोटा हो गया। तो पीजी छोटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, गेज प्रेशर आपका नेगेटिव होगा। तो ये गेज प्रेशर नेगेटिव है। देन वी हैव एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर। तो वो वहीं से बन गया एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब गैस का वो प्रेशर जो अगेंस्ट द वैक्यूम लगे। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या है? वो प्रेशर विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द वैक्यूम। मतलब मानकर चलो ये कंटेनर एटमॉस्फेयर में नहीं रखा, ये कंटेनर वैक्यूम में रखा है। ये कंटेनर एटमॉस्फेयर में नहीं रखा, ये कंटेनर वैक्यूम पे रखा है। अब जो गैस का प्रेशर है, क्या उसको किसी प्रेशर से फाइट करनी है? क्या बाहर का कोई प्रेशर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर वैक्यूम है। पहले क्या था? पहले एयर थी, एटमॉस्फेयर था, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से फाइट करना था, इसलिए उतना वैल्यू माइनस करना पड़ा। लेकिन अब तो वैक्यूम है, अब तो बाहर से जीरो प्रेशर लग रहा है। अब तो बाहर से जीरो प्रेशर लग रहा है, तो जो पीजी हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अब आप एब्सोल्यूट प्रेशर को निकाल सकते हो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके, क्योंकि पहले वो जितना प्रेशर खर्च कर रहा था इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब वो खर्च नहीं होगा क्योंकि कंटेनर को आपने वैक्यूम में रखा हुआ है। कंटेनर के अंदर गैस है, बाहर वैक्यूम है, तो बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। सो हियर द एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। प्रेशर की यूनिट्स हमने क्लियर कर दी, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये चीज समझ में आई हमको, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का अंतर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस दोनों में अंतर लाएगा, इतना ध्यान रखना। तो इवन गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है और वो कंडीशन भी हमने बता दी कि अंदर गैस जो है उसका प्रेशर कम है और बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है। सो व्हेन द प्रेशर इन अ सिस्टम इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो द गेज प्रेशर बिकम्स नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पीजी की वैल्यू छोटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बड़ी, छोटी माइनस बड़ी वैल्यू नेगेटिव, गेज प्रेशर नेगेटिव आएगा। ठीक है, but is frequently designated and called vacuum. For example, 16 centimeter vacuum will be. अगर मान लो 16 सेंटीमीटर वैक्यूम होगा तो 1676 जो होगा प्रेशर होगा माइनस 16 अंदर का प्रेशर वैक्यूम मान लिया इंटू 1.013। 1.013 क्यों? क्योंकि बेसिकली ये आपने बार में कन्वर्ट करा, बिकॉज 1 ATM जो था वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच के बराबर होता है, बट 1 ATM 1 बार के बराबर नहीं होता, 1.02 बार के बराबर होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए इसको 1.0313 से मल्टीप्लाई करा। 1.02 मतलब 1.013 एग्जैक्टली इज 1.013। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस एज 80 बार। दिस इज यू विल गेट एज 80 बार। और ये क्या आया? 76 माइनस 16 डिफरेंस आया अपॉन रिलेटिव डिफरेंस, क्योंकि ओरिजिनल 76 था, उसको आपने चेंज करा तो 0.80 बार। अब सवाल आता है कि ये प्रेशर हम नापेंगे कैसे? जो पीजी होगा, जो गेज प्रेशर होगा, वो नापेंगे कैसे? तो क्या होता है कि ये यू शेप ट्यूब होता है, इसको यू शेप ट्यूब कहते हैं। इस यू शेप ट्यूब में मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी भरा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर हम वो डिवाइस लगाते हैं जिसका प्रेशर हमें नापना हो, ये वो प्रेशर नापते हैं, तो सडनली मर्क्यूरी क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है। ये मर्क्यूरी अपनी हाइट चेंज करता है और इसकी जो ग्रेडिंग्स होती हैं वो बेसिकली किस में होती है? मिलीमीटर्स में होती हैं। तो वो तुरंत अपनी हाइट बदलता है। जैसे लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड ऐसे मूव कर जाता है, कभी ऐसे मूव कर जाता है, तो वो अपनी क्या करता है? समय के साथ हाइट बदलता है, हाइट बदलता है। और मान लेते हैं कि वो जो हाइट बदलता है वो जेड बदल दी हाइट, मतलब पहले वो इसका लेवल ये था, अब इस लेवल से वो इतना डिस्प्लेस हो गया, मतलब उसने हाइट बदल दी जेड। ये दो लेवल के बीच का हाइट है। अगर ये यहां चला गया तो थोड़ा सा ये यहां चला जाएगा तो हाइट कुछ और आएगी जेड। तो दोनों लेवल के बीच में जो हाइट है वो है जेड। हमें पता है कि जो प्रेशर होगा वो कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो प्रेशर अंडर द ग्रेविटी एक्ट कर रहा है यहां पर यू शेप ट्यूब में। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई लिक्विड है जिसकी जो यू शेप ट्यूब है, टू लिम्स ऑफ द यू ट्यूब, z is the difference in the height of the fluid columns, rho is the density of the fluid and g is the acceleration due to gravity. Then gauge pressure is given by rho, g और z। तो rho, g और z इसको हम देंगे pg को। rho will become the
डेंसिटी, मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, वहां मास होता है, यहां मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला रखना है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला विल बी कॉल्ड एज रो, तो प्रेशर विल बी बिकम रो gz एंड दैट टू इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बस z अगर हमें पता चल जाए तो हमें z से प्रेशर पता चल जाएगा, जो कि गैस का pg होगा, यानी कि गेज प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड एज pg, यानी कि गेज प्रेशर। इसमें इट इज अगेंस्ट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो यू शेप ट्यूब है ये एटमॉस्फेयर में रखा है, तो एक तरफ से उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो जो डिफरेंस इन हाइट आएगा दैट विल बी z एंड द प्रेशर विल बी pg विच इज इक्वल टू रो gz न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज ऑल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप किसी भी लिक्विड का अगर डेंसिटी आपको पता है, यू शेप ट्यूब से आपको हाइट पता चल जाएगी, कितनी हाइट में डिफरेंस आया है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो 9.8 सबके लिए होता है, आप हर गैस का पीजी यानी कि गेज प्रेशर निकाल सकते हो इस तरीके से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पीजी। ठीक है, तो गेज प्रेशर, और यहां पर हमने जो पीजी माना था वो प्रेशर अब सिस्टम का था, तो एक काम करते हैं इसको सिंपल पी रखते हैं, नहीं तो तुम इसको गेज प्रेशर मान लोगे, पीजी से गेज प्रेशर को डिनोट करते हैं, तो ये सिंपल पी रखते हैं इसको। ठीक है, सो दिस विल बी पी। ये मैंने यहां पर पीजी जो था वो प्रेशर ऑफ द गैस माना था, बट आगे पीजी गेज प्रेशर है तो इसको अभी पी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गई। तो यहां पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है कि कैसे हम प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशन उसकी देख ली, कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देख लिया, और किस यूनिट में डिटरमाइन करते हैं ये भी हमने यहां पर निपटा लिया है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्लियर हो गया ये? तो ये था सब कुछ प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग डीपीपीस की सॉल्व करेंगे आगे, आपको प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स के कन्वर्जन, फॉर्मूलेज, अलग अलग प्रॉब्लम्स की, इस तरीके का प्रेशर में इतना मैनोमीटर में यू शेप ट्यूब इतना डिस्प्लेस हो गया मर्क्यूरी, इस पर बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अपनी डीपीपी में। तो इसके तुरंत बाद आपको मिलेगी इसकी डीपीपी। बाकी अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका आप मैग्नेटबेंस की वेबसाइट magnetbase.com पर आकर सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हो, फुल्ली एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही डीपीपीस, प्रैक्टिस शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सभी डीपीपीस भी डाउनलोड कर सकते हो, इनकी शीट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप इनके वीडियो भी देख सकते हो। करना क्या, बहुत सिंपल तरीका है, magnetbase.com पर आना है, यहां पर आपको IIT JEE सेक्शन में जाना है, आपको रेगुलर IIT JEE के कोर्सेज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। मेरा कोर्स केमिस्ट्री पर वॉच नाउ पर क्लिक करना है, आपको सारे सब्जेक्ट और चैप्टर की लिस्टिंग मिलेगी, और ये बड़े सीक्वेंस में होंगे। सीक्वेंस में क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ने से हमें वो टॉपिक आ गया है, लेकिन जब हम उसका सवाल लगाते हैं तो हमें लगता है कि यार थ्योरी क्या पढ़ी थी और क्वेश्चन क्या है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, और कैसे वो थ्योरी इस क्वेश्चन पे लगेगी, हमें संपट ही नहीं पड़ रहा। तो वो इसलिए नहीं संपट पड़ता क्योंकि कभी हमने वो थ्योरी को अप्लाई नहीं करा, मतलब हमने ये नहीं सीखा कि उस थ्योरी को सवालों पर अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी नहीं पढ़ी। और ये होता है टॉपिक पढ़ने के बाद, और होता है उसके अगले टॉपिक में भी इवन, क्योंकि हर टॉपिक का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है आने वाले टॉपिक से भी। तो वो एप्लीकेशन और जो इंटरकनेक्शन होता है टॉपिक्स में, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, वो पढ़ाई में हमारा एक फ्लो, एक मोमेंटम बनाते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होता है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शायद ये YouTube से डायरेक्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि YouTube पर आप कोई टॉपिक सर्च करोगे तो उस टॉपिक का वीडियो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कहां होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, इस थ्योरी को जिससे हमने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन कहां होगी, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो उससे बेहतर तरीका है आप magnetbase.com पर आकर सारे लेक्चर्स देखो। और ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई पेमेंट करना है, कोई फीस देना है, कोई कोड लगाना है, कुछ नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है, पूरा 100% फ्री है। एक दो चैप्टर नहीं, पूरे चैप्टर्स आपको फ्री है। यहीं आपको देखो ये PDF दिख रही है, ये आपकी डाउनलोड भी हो जाएगी यहीं से। सारे लेक्चर सीक्वेंस में अरेंज है, किसी भी लेक्चर पे आप क्लिक करोगे आपको हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, बफर फ्री वीडियो जो रन होगा। इसमें कहीं पे भी आपको कहीं कोई वो रुकावट नहीं मिलेगी, किसी चीज का ऐसा नहीं मिलेगा क्वालिटी डिग्रेड हुई है, या आपको ऐसा नहीं होगा कि PDF नहीं मिल रही। सब कुछ जस्ट इसके नीचे ही मिल जाएगा आपको। लेक्चर के आगे लेक्चर का ड्यूरेशन भी लिखा है, सो दैट आप टाइम टेबल के हिसाब से पूरा फॉलो कर सको, टाइम टेबल के हिसाब से पूरा पढ़ सको। तो ये सारी चीजें मिलती है। बाकी आपको पता है मैग्नेटबेस, IIT JEE और नीट का ये चैनल पर आपको सिर्फ IIT JEE नहीं बल्कि नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से कराई जा रही है, जिसमें नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो, जो ऐसे चैनल की तलाश में कि भैया रेगुलर वीडियोस वाला चैनल कोई मिल जाए, कंसिस्टेंट जहां लेक्चर्स अपलोड हो, ऐसा नहीं हो कि 2 लेक्चर डाल दिए फिर डाले ही नहीं, कोई लेक्चर अपलोड किया ही नहीं, या क्वालिटी कंटेंट जहां मिले, तो उनके साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करें, ये वीडियो का लिंक शेयर करें और ये चैनल का लिंक भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।